चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे जो 300 क्वेश्चंस है उनसे स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो आप यहां पर देख लीजिए कि साइंस की 300 एमसीक्यू की सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको पिछली बार बोला था कि जेल प्रेरी परीक्षा की जो आपकी तिथि आगे बढ़ गई थी, उस समय मैं आपको करवाने वाला था, लेकिन उस समय मैं किसी कारणवश नहीं करवा पाया, तो अभी आपका रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है आज हम बायोलॉजी के 300 क्वेश्चन सबसे पहले करेंगे, फिर फिजिक्स के करेंगे, ऐसे ही केमिस्ट्री के करेंगे। एक वीडियो में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो 50 क्वेश्चंस का वीडियो का पार्ट आपको कंटिन्यूसली मिलेगा रोज, है ना। तो एक दिन में 1 या 2 पार्ट आपको डेली मिलेंगे, तो एग्जाम से पहले पहले ये 900 क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत होती है। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं कुछ कुछ बताते जाऊंगा, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि यहाँ से और भी क्वेश्चन बनना चाहिए। तो अगर यकृत की बात करें तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी आपसे पूछी जा सकती है, तो ये प्यूटिटरी ग्लैंड होती है। प्यूटिटरी ग्लैंड, थोड़ा सा स्पेल ये जो वर्डिंग है आप उसमें मैनेज कीजिएगा। तो प्यूटिटरी ग्लैंड जो होती है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। इसके बाद में ग्रंथियां क्या करती है? तो ग्रंथियां 2 चीज को स्त्रावित करती है, या तो वो रस को स्त्रावित करेगी या फिर वो एंजाइम का स्त्रावन करती है। तो कुछ ग्रंथियां जो है रस का स्त्रावन करती है और कुछ एंजाइम का स्त्रावन करती है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यकृत में एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे पित्ताशय कहते हैं। ये जो यकृत आप देख रहे हैं, आंसर इसका सही, इसमें एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे पित्ताशय कहता है, और पित्ताशय से पित्त रस निकलता है। पित्ताशय से पित्त रस निकलता है, जो कि भोजन के पाचन में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका जो है वो निभाता है। और ये पित्त रस जो होता है ये क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 7.7 होता है, ठीक है। पीएच मान कितना होता है? 7.7। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। भोजन से विषैले पदार्थ को खत्म करने का काम भी यकृत करता है। आपको ध्यान रखना है कि भोजन से जो विषैले पदार्थ होते हैं उसको खत्म करने का काम भी कौन करता है? यकृत करता है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्रावन होता है? तो मादा का जो जनन अंग होता है उससे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और सिरेलेक्सिन, अगर बात करें तो तीनों ही हार्मोन का क्या होता है? स्त्रावन होता है। तो सभी कथन जो है वो सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो मनुष्य में ऐच्छिक जो गतियां होती है उसका जो नियंत्रण होता है वो सेरिब्रम के कारण किया जाता है। अब ये सेरिब्रम होता क्या है? तो हमारे मानव शरीर का जो मस्तिष्क होता है उसका एक हिस्सा होता है सेरिब्रम। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। तो ये इसका जो सही उत्तर होगा, ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण करने वाला जो मनुष्य में होता है वो सेरिब्रम होता है। अब ये सेरिब्रम होता क्या है? तो जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। सेरिब्रम जो होता है इसे अग्र मस्तिष्क कहा जाता है ना। तो हमारे मस्तिष्क का अग्रभाग होता है, इसे हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, प्रमस्तिष्क, ठीक है। जिसको अगर फास्ट चाहिए तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके देख सकता है। तो सेरिब्रम, अग्र मस्तिष्क और प्रमस्तिष्क इसे कहा जाता है। बोलना, सोचना, प्रेम, भय, सुगंध आदि का जो हमें अनुभव होता है वो इसी भाग के द्वारा होता है। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बोलने का, सोचने का, प्रेम करने का, भय करने का, सुगंध आदि का जो जो ये सब चीजें हैं, ये जो भी यहाँ से ही नियंत्रित होती है सेरिब्रम से। इसके बाद में बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी इस सेरिब्रम को कहा जाता है। तो सेरिब्रम को क्या कहा जाता है? ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर का जो तापक्रम है वो हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। अब ये हाइपोथैलेमस क्या होता है? तो ये भी हमारे पास में क्या होता है? एक ब्रेन का हिस्सा ही है। तो भूख प्यास का लगना, भूख और प्यास का जो लगना है वो भी हाइपोथैलेमस से ही आपका क्या होता है? नियंत्रित होता है। तो आप याद कर लीजिए कि भूख और प्यास का लगना, तो ये दोनों भी हाइपोथैलेमस से नियंत्रित किया जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन पे जो नियंत्रण होता है वो भी हाइपोथैलेमस द्वारा ही किया जाता है, और ये हमारे मस्तिष्क का एक भाग होता है। आगे बढ़ते हैं। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण जो होता है, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? तो अमीबा में जो भोजन का अंतःग्रहण होता है ये हमारे कूटपाद के द्वारा होता है। तो अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होगा? कूटपाद के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, और टाइलिन क्या करता है?
माल्टोज जो रहता है उसको मॉड में परिवर्तित कर देता है ये लार में टाइलिन जो एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो टाइलिन एंजाइम रहता है ये क्या करता है, मॉड को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, और ये लार में पाया जाता है। तो ये शायद मैं उल्टा बोल गया, आपसे माफी चाहूंगा, मॉड को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। आगे बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, यह प्रक्रिया जो है श्वासोच्छ्वास कहलाती है। तो श्वासोच्छ्वास जो होगी ये प्रक्रिया कहलाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया सिंपली। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है, तो ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका ग्लूकोज का प्रयोग करती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो विसरण। ठीक है, तो विसरण अभिक्रिया के द्वारा पौधों में जो ऑक्सीजन है बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है। आगे बढ़ते हैं। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है, तो श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की जो परिणति होती है वो विघटन होती है। ठीक है, खाद्य पदार्थों का अल्टीमेटली क्या होता है, इसमें विघटन होता है। आगे बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप आपको बताना है, वो क्या है। पौधों में जो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है वो किस रूप में होता है, तो ये सुक्रोज के रूप में होता है। सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो ये सभी को पता होगा, 120/80 जो होता है ये एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है, तो इसे हम ड्यूरामीटर कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसकी सबसे बाहरी झिल्ली जो होती है उसे ड्यूरामीटर कहा जाता है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है, तो मनुष्य के जो सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है वो घ्राणेंद्रिय पाली करता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास में एक मस्तिष्क का भाग है, तो ये सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है, तो मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है, सेरिब्रम को कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, किसके कारण नियंत्रित रहता है, तो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। ठीक है, तो पेनक्रियास ग्रंथि से इंसुलिन का स्रावण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, तो सबसे पहले रक्त का परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन था वो हार्वे ने किया था। ठीक है, तो इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था और मस्तिष्क की भूमिका बताई थी रक्त के परिसंचरण में मानव शरीर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत सभी आते हैं, पोषण, उत्सर्जन और श्वसन, तीनों चीजें जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती है। पेसमेकर का संबंध किससे है, तो पेसमेकर का संबंध जो है हृदय गति को मापने के लिए यूज किया जाता है, तो हृदय गति से है। आगे देखते हैं। पेसमेकर, ठीक है, तो ये हृदय से इसका संबंध है, सीधे आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 का पाया जाता है, तो वायुमंडल में जो सामान्यतः CO2 कितना पाया जाता है, जो सब बड़ा आसान क्वेश्चन है, 0.03%। आगे बढ़ते हैं। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, तो छाया में जो पौधे पनपते हैं उन्हें सियोकाइट्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो छाया में जो पौधे पनपते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सियोकाइट्स कहा जाता है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन, फेफड़ा जो है मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग है। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, आपको बताना है। डायरिया, टीबी, निमोनिया या बी और सी दोनों, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो टीबी और निमोनिया दोनों ही श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी, यानी बी और सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, तो जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उस अवस्था को हम हाइपरटेंशन कहा जाता है। इस अवस्था को, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऐसी अवस्था को हाइपरटेंशन कहा जाता है। आगे देखते हैं। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, तो मछलियों में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो अमोनिया होता है। अमीनो अम्ल नहीं होगा, यूरिक अम्ल भी नहीं होगा, यूरिया भी नहीं, अमोनिया मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है, तो पौधों में आवश्यकता से अधिक जो जल है वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है। आगे देखते हैं। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, पित्त है, हरित लवक हो गया, स्टोमाटा या जड़, तो इसका जो सही उत्तर होगा, सॉरी ये पत्ती है, पित्त नहीं,
तो कौन प्रकाश संश्लेषी अंग के पौधों में, तो ये पत्तियां जो होती है प्रकाश संश्लेषण करती है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। आगे देखते हैं, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं, तो रंध्र रहते हैं। ठीक है, रंध्र, छोटे छोटे छिद्र। आगे देखते हैं, फेफड़ा का आकार कैसा होता है, गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार या अंडाकार। तो फेफड़ों का आकार जो होता है शंक्वाकार आता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का जो पाचन है वो उपचयन की अभिक्रिया है। ठीक है, उपचयन होना चाहिए, ए ऑप्शन इसका सही है। आगे देखते हैं, गति प्रेरक किससे संबंधित है, तो गति जो प्रेरक है, गति प्रेरक किससे संबंधित है, तो ये हृदय से संबंधित है। ठीक है, तो ये गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं। कौन सी भित्ति पर रक्त द्वारा जो डाला गया दबाव इसे रक्त दाब कहते हैं, तो इसे धमनी है ना, इसका जो सही उत्तर होगा वो धमनी होगा। तो धमनी पर धमनी की भित्ति पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को हम क्या कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं। आगे देखते हैं, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है, तो सोते समय रक्त जो दाब है, ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, घट जाता है। आगे देखते हैं, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर होगा 0.8 सेकंड होता है, यानी कि एक सेकंड में, माफ कीजिएगा, एक बार धड़कने में मनुष्य का जो हृदय है 0.8 सेकंड का समय लेता है और एक मिनट में तकरीबन 72 टाइम्स, 72 बार मनुष्य का हृदय धड़कता है। आगे देखते हैं, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, तो मैंने अभी आपको बताया 72 बार, एक मिनट में 72 बार। आगे देखते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 4 होगा, 4 कोष्ठ होते हैं मानव हृदय में। आगे बढ़ते हैं, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है, तो नाड़ी का जो दर है वो कहाँ से मापा जाता है, ये धमनी से नापा जाता है, धमनी चेक करके ऐसे नाड़ी दर मापा जाता है ना, वैद्य वगैरह करते थे। शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है, तो शरीर की जो विशालतम धमनी है वो एरोटा है, एरोटा, याद रखिएगा, एरोटा। आगे देखते हैं, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो रक्त में जो धातु पाई जाती है वो है लोह धातु, लोहा। आगे बढ़ते हैं, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो रक्त का जो शुद्धिकरण है वो किडनी में होता है, किडनी रक्त को फिल्टर करती है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा डायलिसिस। तो मानव शरीर में शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं और यहाँ पे रक्त के शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो ये किडनी में होता है। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको कहीं यहाँ पे आपको फेफड़ा भी दिख सकता है आंसर, लेकिन इसका सही आंसर किडनी आएगा। और किडनी से जो रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसे डायलिसिस कहते हैं। तो जिनकी किडनी खराब हो जाती है वो ये डायलिसिस करवाना पड़ता है उनको। ठीक है, जिसमें कि रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। आगे देखते हैं, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हीमोग्लोबिन होगा। ठीक है, तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आगे बढ़ जाते हैं, हीमोग्लोबिन में होता है, क्या होता है, लोहा, तांबा, जस्ता या फिर मैग्नीज, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लोहा। आगे बढ़ जाते हैं, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल जिसे कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी चीजें आपको मैं बता देता हूँ रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो रक्त मेनली 2 चीजों से मिलकर बनता है। पहली चीज होती है प्लाज्मा, ठीक है, तो रक्त में प्लाज्मा होता है 55%, और दूसरा हमारे पास में होती है रक्त कोशिका। तो रक्त कोशिका, रक्त 2 चीजों से मिलकर बनता है, प्लाज्मा और रक्त कोशिका। तो 45% रक्त कोशिका होती है। और रक्त कोशिका की अगर बात कर ले तो इसमें रक्त कोशिका के अंतर्गत आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आता है। ठीक है, तो आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, मानव शरीर में अगर देखें रक्त की वैल्यू तो 5 से 6 लीटर के समथिंग मानव शरीर में रक्त पाया जाता है, 5 से 6 लीटर। और रक्त जो होता है वो क्षारीय होता है, और क्षारीय की बात करें तो इसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि रक्त कैसा उत्तक है, तो रक्त जो है एक संयोजी उत्तक है, एक संयोजी उत्तक है, ये आपको ध्यान रखना है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वो ऑक्सीजन को ले जाना है। आगे बढ़ते हैं,
निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो वर्गीकी का जो पितामह है वो लीनियस को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव मिलते हैं, सूक्ष्म जीव कहाँ मिलते हैं? तो ये हमारे मिलेंगे दलदली भूमि में, लवण युक्त पानी में, रेतीली मिट्टी में, सभी दूर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। एवरीवेयर जहां भी आप देखते हैं छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो सभी होगा। ठीक है, इनमें सभी में। विषाणु वृद्धि करता है, तो विषाणु किस में वृद्धि करता है? तो ये जीवित कोशिका होती है उसमें वृद्धि करता है विषाणु, वायरस। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा साइकस। साबूदाना जो है वो साइकस से बनाया जाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है, तो फलों का जो अध्ययन है वो पोमोलॉजी कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हमारे थे आज के पर्टिकुलर वीडियो के 50 क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और पास ही में बेल आइकन बनकर आएगा उस पर प्रेस कर लीजिए। दूसरी बात, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्प मिल रही है एग्जाम के लिए, तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में देखने के बाद, और कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो कैसी लगी, आपको क्वेश्चंस का कलेक्शन कैसा लगा। चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो अगले 100 तक के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।